गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप सभी के सामने समाजशास्त्र विषय लेकर उपस्थित हूँ। कक्षा 11 के सभी बच्चों को इस विषय की जानकारी देने के लिए इस विषय के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। साथ ही हमें ये जानना है कि समाजशास्त्र क्या है। सबसे पहले ये जो शब्द है समाजशास्त्र, आप सभी जैसे ही 11वीं क्लास में आते हैं आपके सामने 5 विषय उपस्थित होते हैं। सामान्य हिंदी, इंग्लिश, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, ड्राइंग आदि। बहुत सारे बच्चे इस विषय को भी चुनते हैं जिसका नाम है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र है क्या? समाज और अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंध, हमें ये जानना है जो समाजशास्त्र है इसका और विज्ञानों से क्या संबंध है। चाहे इसमें आपका इतिहास है, चाहे मनोविज्ञान है, चाहे इसमें अर्थशास्त्र है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परिचय देखते हैं इसका क्या है। समाजशास्त्र के जनक, अगर मैं सबसे पहले जिसका नाम लेने जा रहा हूँ, जिसने इसकी शुरुआत की थी, अगस्त कोम्टे। अगस्त कोम्टे ही समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। इस अध्याय की शुरुआत अगर मैं बात करूं, इस अध्याय की शुरुआत वैसे सुझावों से आरंभ करते हैं। सुझाव क्या होते हैं? बहुत सारे विचार होते हैं लोगों के पास। अब वो विचार क्या हैं? जैसे कि आप सबको देखा होगा, आप यहाँ देख रहे हैं कि युवा छात्रों को अक्सर बड़े बुजुर्ग तथा अभिभावकों को सुनने को मिला होगा कि मेहनत से पढ़ाई करोगे तो जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। अब दोबारा देखते हैं अभिभावक क्या कहते हैं, बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि अगर आप जीवन में मेहनत से पढ़ाई करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरा सुझाव क्या देते हैं कि ये कहते हैं कि विषय की पढ़ाई करोगे, इस विषय की जिस भी विषय की आप पढ़ाई करोगे तो भविष्य में अच्छी नौकरी प्राप्त होगी, आपकी भविष्य में नौकरी प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त लड़के और लड़कियों के लिए भी अनुकूल विषयों का सुझाव दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं, वो ये कहते हैं कि आप इस प्रकार की आप अपने विषय को चुनो जिससे कि आपको भविष्य में अपनी नौकरी करनी है, क्या करना है, उसके हिसाब से अपने विषय को चुनना चाहिए। एक अन्य सुझाव यह भी है कि आपके परिवार को आपकी नौकरी की शीघ्र आवश्यकता हो, ऐसा व्यवसाय चुनें। साथ में नौकरी की शीघ्र आवश्यकता हो तो ऐसे व्यवसाय को न चुनें जिससे बहुत ज़्यादा समय लगे। बहुत ज़्यादा समय लगने के कारण आप सभी देखते होंगे कि आपके पारिवारिक व्यवसाय में कार्य करना है तो इस विषय को पढ़ने की इच्छा क्यों रखें। आपको अगर पारिवारिक व्यवसाय करना है तो आपको पारिवारिक व्यवसाय करना है। पारिवारिक व्यवसाय क्या होता है बच्चों? पारिवारिक व्यवसाय होता है जो परिवार का कार्य होता है। जैसे हो सकता है बहुत सारों की अपनी दुकानें हों, हो सकता है अपनी खेती हो, कृषि करते हों। अगर वो कार्य करना है तो आप इस विषय को पढ़ने की इच्छा क्यों रखते हैं? इन सुझावों पर विचार कीजिए। इन सुझावों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। क्या विचार करना है? आपको लगता है कि पहला सुझाव अन्य 3 सुझावों का खंडन करता है? पहला सुझाव यह बताता है कि कठिन परिश्रम करने से अच्छा कार्य कर अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कठिन परिश्रम कर बेहतर नौकरी प्राप्त करेंगे। आप सभी जानते हैं वर्तमान समय या जो भी व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है, कहते हैं परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। आपने ये सेंटेंस कई बार सुना होगा, ये कहावत कई बार सुनी होगी कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। पर सही दिशा में किया गया परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ये बात विशेषता से ध्यान रखनी है कि जो सही दिशा में किया गया कार्य है वो ही हमें सफलता प्राप्त करा सकता है। दूसरा सुझाव ये दर्शाता है कि केवल आपका व्यक्तिगत प्रयास ही महत्वपूर्ण है। मुझे मेहनत करनी है, मैं ही सफल होऊंगा, दूसरा मेहनत करेगा मैं सफल नहीं होऊंगा। नौकरी एक बाज़ार है। आप सभी जानते हैं बाज़ार मतलब एक मार्केट है।
और बाजार निश्चित करता है कि किस विषय की पढ़ाई से नौकरी के अवसर अधिक हैं। आप भी देखते हो, बाजार में ही पता लगता है कि हम जाकर देखते हैं कि किस चीज़ की मांग ज़्यादा होती है। जिस चीज़ की मांग ज़्यादा होती है लोग उसी को काम को करना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसी प्रकार विषय की पढ़ाई भी हमें उसी आधार पर करनी चाहिए जिसकी मांग ज़्यादा होती है। तीसरा और चौथा सुझाव इस विषय को और जटिल बना देता है। यह केवल हमारी व्यक्तिगत प्रयास और नौकरी का बाजार ही नहीं है, बल्कि परिवार, दूसरा क्या कहेंगे इसमें, परिवार, लिंग और सामाजिक परिवेश का भी महत्व रखता है। आप सभी जानते हैं सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होती है, परिवार की। फिर ये पता लगता है स्त्री है पुरुष है। सामाजिक परिवेश होता है वातावरण, कि समाज का कैसा वातावरण है। ये तीनों चीज़ बहुत ही महत्व रखती हैं किसी भी कार्य को करने के। पहली बात अगर मैं यहाँ बात करूँ, एक लड़की है, क्या उसका परिवार चाहेगा कि वो नौकरी करे या ना करे। दूसरा यहाँ ये भी देखना है कि वो लड़की है या लड़का है। केवल यहाँ लड़की की बात है कि भाई परिवार चाहता है नौकरी कराना या नहीं चाहता है। फिर तीसरी बात जो कहते हैं सामाजिक परिवेश, एक लड़की के लिए क्या वो जो समाज है वो किस तरीके का है, क्या वो नौकरी करना उसके लिए लाभकारी है, उचित है, ये भी समझना होगा। फिर कहते हैं व्यक्तिगत प्रयास महत्वपूर्ण है, किंतु यह अनिवार्य नहीं कि परिणामों में परिवर्तित हो सकता है कि निश्चित जरूरी नहीं है कि ये महत्वपूर्ण हो कि भाई व्यक्तिगत प्रयास ही जरूरी है जो परिणामों को निर्धारित करे। केवल नौकरी का बाजार, सामाजिक, अगर मैं आर्थिक पृष्ठभूमि और लिंग संबंधी अवधारणाओं पर बात करूँ तो क्या आप अन्य कारणों पर विचार कर सकते हैं। यह कौन निश्चित करता है कि एक अच्छी नौकरी क्या है। आप बता सकते हो अच्छी नौकरी क्या है बच्चों। आपको मालूम है एक अच्छी नौकरी की क्या पहचान होती है। अच्छी नौकरी के बारे में क्या सोचता है। क्या सभी समाज की सोच एक समान है, नहीं है, बिल्कुल भी एक समान नहीं है। और अच्छी नौकरी की पहचान क्या होती है, जिसमें एक मान सम्मान इज्जत हो। ऐसी नौकरी, सम्मान, सामाजिक हैसियत अतः संतुष्टि, तीनों चीज़ होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले सम्मान होना चाहिए उस नौकरी में, सामाजिक हैसियत होनी चाहिए, समाज के अंदर हम किस प्रकार के हैं, और मन को संतुष्टि भी होनी चाहिए। लगना चाहिए कि जो काम मैंने किया है वास्तव में वो काम एक अच्छा है और इससे मन की प्रसन्नता भी होती है। इस प्रकार से हम अगले पेज पर चलते हैं। प्रत्येक छात्र को, इसमें क्या कहते हैं कि प्रत्येक छात्र को बेहतर कैरियर के लिए कठिन परिश्रम करना होता है, और बेहतर परिश्रम जब करता है वही व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ता है, सफल होता है। सामाजिक प्रवृत्तियाँ, परिवेश संपूर्ण समुच्चय पर निर्भर है। अगर मैं बात करूं, सामाजिक प्रवृत्तियाँ यानी कैसी वो आदतें हैं, परिवेश कैसा है, माहौल कैसा है, संपूर्ण समुच्चय पर निर्भर करता है। नौकरी का बाजार अर्थव्यवस्था में मांग के आधार पर परिभाषित होता है। नौकरी का जो बाजार होता है उसकी मांग से पता चलता है किस चीज़ में ज़्यादा बच्चों की ज़रूरत है, लड़कों की ज़रूरत है, लड़कियों की ज़रूरत है, उसके आधार पर ये काम करता है। अगर हम दूसरे पैरे में चलते हैं, उच्च स्तर की कक्षाओं में विषय के चुनने की समस्या विद्यार्थी को व्यक्तिगत मामला है। अधिकांश विद्यार्थी इस समस्या से प्रभावित होते हैं, अतः प्रत्यक्ष रूप से माना जा सकता है कि एक जनहित मुद्दा है। जनहित मुद्दे का मतलब क्या होगा, अगर मैं बात करूँ इस शब्द की, जिसे हम गौर करें, जनहित मुद्दा यानी उस हित में, यानी जनता के हित में लिया गया फैसला। फिर आगे बात करें, सामाजिक एक कार्य व्यक्तिगत समस्या का जनहित मुद्दे के बीच संबंधों को स्पष्ट करता है। इस अध्याय का विषय वस्तु भी है, ये विषय वस्तु भी है। अच्छी नौकरी का विभिन्न समाज तथा समूह से अलग अलग है। किसी व्यक्ति के लिए समाज की प्रतिष्ठा नौकरी का पैमाना है। यह उस व्यक्ति की प्रासंगिक समाज की संस्कृति पर निर्भर करता है। प्रासंगिक समाज का अर्थ होता है उस समाज से जिस समाज में वह रहता है, जिस समाज में वह रहता है, इसे कहते हैं प्रासंगिक समाज। अब अगर हम बात करें दूसरे नीचे वाले पैरे में बात करें, व्यक्ति किसी समाज से संबंधित है, वह किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, उसकी जाति, उसकी जनजाति, माता पिता का व्यावसायिक परिवेश क्या है, राष्ट्र और राज्य की संस्कृति की परिधि क्या है। इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को उसे देखना होता है कि मेरी जाति क्या है, ठीक है, इसके बाद जनजाति क्या है, माता पिता का उसका माहौल कैसा है, वो क्या चाहते हैं, इस तरीके से राष्ट्र कैसा है, संस्कृति कैसी है, माहौल कैसा है, इस तरीके की सारी बातें उसे करनी होती हैं। अगर हम बात करें चरणबद्ध आगे बढ़ें, इसमें अध्याय में अगर यहाँ बात करें, इस अध्याय में दर्शन, धर्म,
चिंतन और समाज के दैनिक प्रेक्षण से पृथक है। यहाँ ना धर्म से कोई मतलब है, न चिंतन से, न समाज की दैनिक क्रियाओं से किसी चीज़ से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, अलग है उससे बिल्कुल। समाज के अध्ययन का तरीका अधिक बेहतर ढंग से समझ में आ सकता है यदि एक ऐतिहासिक दृष्टि से बौद्धिक विचारों एवं भौतिक स्थिति पर विचार करें तो समाजशास्त्र का उद्भव और विकास निहित है। बौद्धिक समाजशास्त्री इस तरीके के लोग होते हैं जो बहुत सारे विचार विमर्श करते हैं और आगे समाजशास्त्र के बारे में बात करते हैं। अब कहते हैं भारत में समाजशास्त्र एक विषय के रूप में प्रवेश को समझ सकते हैं, समाजशास्त्र के रूप में प्रवेश कर सकते हैं। जिस प्रकार हमारे जीवन एक विकास क्रम है उसी प्रकार विषय की भी जीवनी है, उसी प्रकार एक विषय की भी जीवनी है तथा उसका अपना विषय क्रम है। इतिहास का अपना क्रम है, अर्थशास्त्र का अपना क्रम है, समाजशास्त्र का अपना क्रम है। नीचे अगर हम बात करें J.M. मिल्स के उदाहरण देते हैं। एक समाजशास्त्री हैं J.M. मिल्स जो हमारे इतिहास और जीवन क्रम को समझाने का प्रयास करते हैं, इतिहास और जीवन क्रम को समझाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद अगले पेज पे हम चलते हैं। आप देख रहे होंगे वर्ष 1999-2000 में इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई। इसका नाम बदलकर 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। आपका इंदिरा गांधी योजना की शुरुआत कब की गई? 1920 में, और 2015 में बदल के इसे प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। इस योजना को ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया। इस योजना में संचालित ग्राम विकास मंत्रालय तथा आवासन एवं शहरी मामलों का मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये वो चित्र दर्शाया गया है जो गृहहीन दंपति होते हैं, दंपति मतलब पति पत्नी जिनके पास कोई घर नहीं है। समाजशास्त्री कल्पनाएं, व्यक्तिगत समस्याएं, जनहित के मुद्दे। अध्याय के आरंभ में व्यक्ति और समाज के जुड़े मुद्दों को उठाया गया है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के किस प्रकार संबंधित हैं, यह एक ऐसा बिंदु है जिस पर समाजशास्त्री लंबे समय से विचार करते आ रहे हैं। सी राइट मिल्स समाजशास्त्री कल्पनाओं में अपनी दृष्टि मुक्तः इस बात को सुलझाने पर प्रकाश डालते हैं कि किस प्रकार व्यक्तिगत और जनहित मामले परस्पर संबंध होते हैं। समाज में बहुलताएं और समानताएं, ये समाज जो है एक तरीके का नहीं है, इसमें समानताएं भी मिलती हैं और सब लोगों के अलग अलग विचार भी मिलते हैं। समकालीन विश्व में हमारे, देखिए सबसे पहले अगर बहुलताएं और समानताओं पर अंडरलाइन कर देते हैं, कहते हैं समकालीन विश्व में हमारे संबंध एक से अधिक समाज से जुड़ा है। जब विदेशी लोगों के पास अपने समाज की बात करते हैं तो भारतीय समाज से अर्थ रखते हैं, किंतु जब किसी भारतीय व्यक्ति से ही बात करते हैं तो हमारे समाज भाषा समुदाय धर्म जाति के संदर्भ में होता है। ये विविधताएं इस प्रकार का निर्णय करने में बाधक हैं। क्या हैं ये? बाधक हैं कि हमारे समाज की असल प्रवृत्ति क्या है, प्रवृत्ति मतलब आदत क्या है। इस प्रकार समाज की तस्वीर खींचना अकेले समाजशास्त्रियों के मुद्दे नहीं हैं। इस टिप्पणी से समझा जा सकता है, इस टिप्पणी से समझा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप अपनी फिल्म में क्या रखेंगे, आप क्या छोड़ सकते हैं। आप कोई मान लीजिए सत्यजीत राय ने कथन दिया है, ये बहुत बड़े फिल्मकार हुए हैं, निर्माता हुए हैं, निर्देशक हुए हैं, ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। उन्होंने एक बात रखा है, उन्होंने अपना एक कथन रखा है, वो कहते हैं आप अपनी फिल्म में क्या रखेंगे और क्या छोड़ सकते हैं। क्या आप शहर को पीछे छोड़ गांव में जाएंगे जहां विशाल चारागाह में गाय चरती हैं। चारागाह वो होता है जहां पर गाय खाना खाने के लिए जाती हैं या चरती हैं। वह चारागाह बांसुरी बजाते हैं। आपने कृष्ण जी को भी देखा होगा, जब वो अपने गाय चराया करते तो बांसुरी बजाया करते थे। आप यहाँ एक साफ सुथरी एवं ताज़ा तरीन फिल्म बना सकते हैं। सुंदरता को देखकर, वातावरण को देखकर। अगर मैं बात करूँ ग्रामीण क्षेत्र की और शहरी क्षेत्र की, तो दोनों में तो बहुत वातावरण में अंतर पाया जाता है। एक नाविक के गीतों की सी मोहक लय होगी। जब भी कभी आपने देखा होगा, जो गाय चराने वाले होते हैं वो लोग अपने खेतों में अपनी गाय को चराते हुए गुनगुनाते रहते हैं। अथवा इतिहास के पीछे महाकाव्यों में कथानक उठाए हैं जिसमें देवता तथा असुरों का संघर्ष भी है। आप वही ठहरेंगे रहेंगे या यहाँ आप वर्तमान में हैं। आप शहर के बीच भीड़ भाड़ के दृश्य और परिवेश को विरोधाभास के साथ अपने स्वरूप को मिलाएंगे।
क्या आप ये देखना चाहेंगे कि गांव में रहना अच्छा लगता है या आप शहर में आकर उसी भीड़ भाड़ में अपना रहना पसंद करेंगे? यह समाजशास्त्र के, अगर मैं बात करूँ आगे, यह समाजशास्त्र के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समाज किस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। सत्यजीत राय ने टिप्पणी पर विचार किया जा सकता है, क्या उनके द्वारा गाँव का किया गया विवरण उसका रोमांटिक चित्रण है? हाँ, हो सकता है जो उन्होंने एक चित्रण गांव का दिया है, वो परिवेश दिया है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं पूरा, देखो गांव के लोग, बच्चे किस तरीके से गांव के किसान खेती कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, सारे लोग वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। इस तरीके से ये देखिए पूरा एक भीड़ भड़का। इस दृश्य में चर्चा कीजिए किस प्रकार की बहुलताएँ असमानताएँ दर्शाते हैं। देखिए किस तरीके के लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, देखिए गेहूँ काटने वाले लोग हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, एक बर्गर पिज्ज़ा खाने वाले लोगों की स्थिति क्या है, और एक वो गरीब बच्चा है, देखिए ये वाला चित्र, इसमें क्या स्थिति हो चुकी है उस बच्चे की। कहते हैं कि एक तरीके के लोग नहीं दर्शाए गए हैं। आइए लास्ट में अगर हम बात करें, इस चैप्टर को समाप्त करने से पहले चैप्टर का प्रथम भाग समाप्त करेंगे, इससे अगला भाग अगली वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में प्रस्तुत किया जाएगा। एक समाजशास्त्री की दृष्टि से गांव के दलित व्यक्तियों के चित्रण की तुलना इससे स्पष्ट किया जा सकता है, इस तुलना से इसे स्पष्ट किया जा सकता है। जब उसे पहली बार देखा तो गांव की चाय की दुकान के सामने धूल भरी सड़क पर बैठा था, जानबूझकर अपना प्लेट और गिलास अपने बगल में रखे हुए, जो दुकानदार के लिए एक संकेत था कि उसे अदृश्य व्यक्ति को चाय खरीदनी है। मूली एक 40 वर्षीय पान से मेले दांते वाला मनियल सा व्यक्ति था, वो लंबे बाल पीछे की तरफ से लटके हुए थे। ये एक गरीब व्यक्ति की स्थिति को दर्शाया गया है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो के माध्यम से इसका प्रथम भाग समाप्त किया जा रहा है। अगली वीडियो में इससे अगला भाग आप सभी को जल्दी ही प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।